नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और राजस्थान की इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में राजस्थान के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे और राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूपों में 3 भौतिक स्वरूपों की हमने बात की पिछली क्लासों में। ठीक है, हमने पहले बात की थी बेसिक, ठीक है। उसके बाद में अरावली पढ़ी हमने, फिर हमने पढ़ा मरुस्थल और फिर मैदानी भाग पढ़ा। और मैदानी भाग के बाद में हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और राजस्थान की चौथे भौतिक स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखिए, एक बात ध्यान रखिए, यहाँ से चौथे भौतिक स्वरूप की मैं बात करूँ। देखिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में हम 4 बातें की है, तो इसकी लोकेशन कहाँ है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि सर ये राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं इसकी लोकेशन कहाँ है, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये जो भाग है हाड़ौती वाला क्षेत्र, ये देखिए आप, ये क्षेत्र जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले आते हैं, ये क्या कहलाता है, दक्षिणी पूर्वी, ये कहलाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहलाता है, पठारी प्रदेश कहलाता है। ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से कितने जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, मुख्य रूप से 4 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, कोटा 12, कोटा है, 12 है, बूंदी है और झालावाड़ है। ये बात भाग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस भाग की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट हमारे सामने आया कि उपनाम की अगर बात करें तो इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का उपनाम की बात करें तो देखिए, मैं बताऊं इसका उपनाम, तो आप ध्यान रखेंगे इसके उपनाम में एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, इसे पाथर, ठीक है, पाथर मालवा का उपभाग, ठीक है, लावा निर्मित हाड़ौती का पठार, पाथर के पठार, मालवा का उपभाग, लावा निर्मित पठार, हाड़ौती का पठार, ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार, पाथर का पठार कहते हैं इसे, मालवा का उपभाग कहते हैं, लावा निर्मित पठार कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। ये इसके क्या है, उपनाम है। इतने आप ध्यान रखेंगे, इसका क्या क्या नाम है ये आपके सामने है। पाथर का पठार कहते हैं, मालवा का पठार कहते हैं, लावा निर्मित पठार भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके नाम ध्यान रखेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें कॉन्सेप्ट। अब बात करूँ मैं उत्पत्ति की। सर उत्पत्ति में आप 2 बातें ध्यान रखेंगे, एक तो महाकल्प ध्यान रखेंगे और एक काल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब महाकल्प की अगर मैं बात करूं कौन से महाकल्प में हुआ है, तो महाकल्प देखिए आप, महाकल्प में आप बोलोगे सर मेसोजोइक में हुआ है, मेसोजोइक में हुआ है, मेसोजोइक महाकल्प है। और इस मेसोजोइक महाकल्प को क्या कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं। मेसोजोइक महाकल्प एक बड़े कालखंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन सा कालखंड है, मेसोजोइक महाकल्प, जिसे हम मध्यजीवी महाकल्प भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, मेसोजोइक और मध्यजीवी महाकल्प। ठीक है, इसलिए बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आप काल की अगर मैं बात करूँ कि कौन से काल में हुई है, तो काल की जब बात करें तो आप बताएंगे सर कौन से काल में हुई है। महाकल्प बता दिया, काल बता दिया, तो मेसोजोइक जो महाकल्प है या मध्यजीवी जो महाकल्प है, उस महाकल्प के कौन से काल में हुई है, तो आप बताएंगे सर क्रेटेशियस काल में हुई है। कौन से काल में हुई है, क्रेटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, मेसोजोइक महाकल्प के क्रेटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। किसकी उत्पत्ति, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति मानी जाती है। और अगर मैं बात करूँ ये अवशेष किसका है, तो आप बताएंगे सर ये अवशेष किसका है, तो बताइए ये किसका अवशेष है, तो ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये किसका अवशेष है, कौन से महाकल्प में हुआ, कौन से काल में हुआ, इसका उपनाम क्या है। ये 2 पॉइंट आप समझ पाए होंगे, नॉर्मल पॉइंट है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आगे वाले पॉइंटों में हम चलते हैं। ये देखिए आप, आगे वाले पॉइंटों की ओर चलें
तो देखिए आप भाग की मैं बात करूँ, देखिए भाग से आप एक बात ध्यान रखेंगे, भाग का मतलब ये हिस्से की बात करें, किसका हिस्सा है। तो भाग की जब बात करें तो आप समझेंगे सर, ये देखिए भाग में एक तो बात ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, और ये अप्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है। आप समझ पा रहे हैं। तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ध्यान रखेंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है, तो आप बताएंगे सर ये प्रत्यक्ष रूप से मालवा का उपभाग है। किसका भाग है, मालवा का, मालवा का पठार, मालवा का उपभाग है, यानी मालवा के पठार का ही भाग है प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से बात करूं तो देखिए आप अप्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे तो आप बताएंगे सर ये दक्कन के पठार, दक्कन के पठार का भाग है, मालवा के पठार का भाग है प्रत्यक्ष रूप से, और वास्तव में मालवा के पठार का ही भाग है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखिए तो दक्कन के पठार का भाग है। इस बात को आप कैसे समझेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को कैसे समझेंगे, ये बात आप देखिए कहाँ समझाएंगे आपको, देखिए यहाँ समझा देते हैं। चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ, इसकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं समझा देता हूँ इसको, ठीक है। इस मानचित्र में देखिए आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की मैं बात करूँगा। यहाँ पर इस मानचित्र में देखिए, ये देखिए आप, देखिए ऐसा माना जाता है, देखिए आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए आप, ये महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में पठारों की लावा निर्मित द्वारा पठारों का निर्माण होता है, और यहाँ से दक्कन के पठार की उत्पत्ति होती है, ठीक है। सबसे पहले महाराष्ट्र में ज्वालामुखी उद्गार होता है, और ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है, और वह लावा अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाने के बाद में वहाँ पर ठंडा होने से पठारी भाग का निर्माण हो जाता है, और अलग अलग क्षेत्रों में उन पठारी भागों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जबकि वास्तव रूप से देखें तो देखिए अलग अलग जब बने, ठीक है, यहाँ से लावा निकला और अलग अलग क्षेत्रों में फैल गया, और अलग अलग क्षेत्रों में फैलने से जब यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में पठारी भाग का निर्माण हुआ, ये सब किसके भाग हैं, दक्कन के पठार हैं। और इसी दक्कन के पठार को हम क्या कहते हैं, इसके तीनों ओर पानी है। इस भाग में क्या है, अरब सागर है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, और यह बंगाल की खाड़ी है। यानी दक्कन के पठार को हम ये कह सकते हैं सर ये प्रायद्वीप पठार है। क्या है, प्रायद्वीप पठार है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीनों ओर पानी, इसके तीनों ओर पानी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस भाग में इसका क्या है, अरब सागर है, इस भाग में क्या है, अरब सागर है, यहाँ क्या है, मन्नार की खाड़ी है, और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। बात समझ पा रहे हैं। तो जब तीनों ओर इसके भूभाग है, जल राशि है, और यहाँ पर ये फैला हुआ है, ये जो पूरा भाग फैला हुआ है, ये क्या है, पठारी भाग है। ये सब क्या है, पठारी भाग है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, महाराष्ट्र से। आज भी मैं इसका अवशेष की बात करूँ तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो किसका अवशेष है, इसी दक्कन के पठार का अवशेष है। जब ज्वालामुखी निकला और वहाँ ठंडा पड़ने से, कलेक्टर पड़ने से, ठंडा होने से वहाँ खड्डा पड़ गया, उस खड्डे में झील का निर्माण हुआ, उसे लोनार झील, यानी ज्वालामुखी निर्मित, भारत की ज्वालामुखी निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोनार झील है। भारत में ज्वालामुखी निर्मित से सबसे बड़ी झील की बात करूँ तो वो कौन सी है, लोनार झील है, जो दक्कन के पठार का अवशेष मानी जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जब लावा निकला और पूरे क्षेत्र में फैल गया, और अलग अलग भागों में जब ये जमा हो गया, तो अलग अलग भागों में इसके अलग अलग नामों से जाना लगा। ठीक है, तो इसी का एक भाग यहाँ मालवा का पठार है। इसी का देखिए मैं एक भाग बताता हूँ, यहाँ पर एक मालवा का पठार है, ये देखिए आप, इसी दक्कन के पठार का भाग एक यहाँ मालवा का पठार है, ये देखिए आप, मालवा का पठार है। और ये मालवा का पठार, ये देखिए आप, मालवा का पठार, इसी का एक भाग कौन सा है, मालवा का पठार है। और मालवा का पठार देखिए कहाँ कहाँ फैला हुआ है, मालवा का पठार राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में फैला हुआ है, एमपी में फैला हुआ है, और गुजरात में फैला हुआ है मुख्य रूप से।
इन राज्यों में फैला हुआ है। अब आप बताएंगे सर राजस्थान, एमपी और गुजरात में मालवा का पठार फैला हुआ है। मालवा का पठार किसका भाग है? तो आप बताएंगे सर दक्कन के पठार का भाग। मालवा का पठार दक्कन के पठार, यानी दक्कन के पठार का बेटा कौन है? मालवा का पठार। और मालवा के पठार का बेटा कौन है? हाड़ौती का पठार। बात समझ पा रहे हैं? तो ये प्रत्यक्ष रूप से तो मालवा का ही भाग है, अप्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग। आप देख रहे होंगे कि मालवा के पठार से जुड़ा हुआ है। और इसी मालवा के पठार को आप ध्यान से समझिए, इसी मालवा के पठार को और राजस्थान में, जो राजस्थान में किस नाम से जानते हैं वो देख लीजिए आप। राजस्थान में इस मालवा के पठार को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान में इसको किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सर हाड़ौती के नाम से जानते हैं, हाड़ौती का पठार। राजस्थान में मालवा के पठार को किस नाम से जानते हैं? हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। इसका मतलब हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का भाग है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है? तब आप बताएंगे सर अप्रत्यक्ष रूप से दक्कन के पठार का भाग है। बात समझ पा रहे हैं? दक्कन के पठार का भाग है अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से किसका भाग है? मालवा के पठार है। तो आप बताएंगे भाग। अब देखिए मैं दो भाग में आप दो बात ध्यान रखेंगे कि तीसरे पॉइंट में भाग क्या है, इसका हिस्से की बात करूंगा। तो प्रत्यक्ष रूप से मालवा का हिस्सा है, अप्रत्यक्ष रूप से दक्कन के पठार का हिस्सा है। बात समझ पा रहे हैं? मैंने समझा दिया दक्कन का पठार क्या है और इसे क्या किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीप पठार के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो प्रायद्वीप पठार है ये विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पठार है। विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पठार किसको कहते हैं? दक्कन के पठार को कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पठार यही है। लेकिन विश्व प्रायद्वीप का मतलब तीनों ओर पानी और लंबाई की बात हो रही है, तो विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप पठार की बात हो रही है। तो कौन सा पठार है? प्रायद्वीप पठार है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जिसके तीनों ओर पानी लेकिन विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, तो वो कौन सा है? सऊदी अरब का पठार है। सऊदी अरब का प्रायद्वीप जो पठार है वो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, प्रायद्वीप पठार है, विश्व का सबसे बड़ा, जबकि विश्व का सबसे लंबा पठार है। और एक बात और ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है। बात समझ पा रहे हैं? राजस्थान भारत का, ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं? दक्कन के पठार को कहते हैं या प्रायद्वीप पठार को कहते हैं। इतनी बात इनमें आप ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्ष रूप से मैंने बता दिया। तो क्या आप दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का हाड़ौती के पठार के दो भाग आप बता सकते हैं किस किस का भाग है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे भाग में। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट में। तो चौथा पॉइंट देखिए आपके सामने, क्या पॉइंट है चौथा? विस्तार की बात करें। अब देखिए आप विस्तार की मैं बात करता हूँ। तो विस्तार में आप इतना ध्यान रखेंगे, जब दक्कन के पठार की उत्पत्ति हुई, देखिए आप मैंने अभी बताया जस्ट आपको कि जब दक्कन के पठार की उत्पत्ति हुई, दक्कन के पठार या दक्कन का पठार ही क्या कहलाता है? प्रायद्वीप पठार कहलाता है। और भारत का सबसे बड़ा भौतिक स्वरूप भी यही है, विश्व का सबसे लंबा प्रायद्वीप भी यही है। बात अब कर ली। अब आप बताएंगे सर इसी के सब भाग हैं, सब किसके भाग है? इसी के तो भाग है सर। तो इसी के भाग है तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे काठियावाड़ का पठार कहाँ स्थित है? काठियावाड़ का पठार कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। काठियावाड़ का पठार कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। मालवा का पठार मैंने बता दिया, ये ध्यान रखेंगे। मालवा का पठार आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। धारवाड़ का पठार ध्यान रखेंगे, धारवाड़ का पठार कहाँ स्थित है? ये भी आप ध्यान रखेंगे। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। धारवाड़ का पठार, ठीक है। तेलंगाना का पठार ध्यान रखेंगे, तेलंगाना का पठार मैं नॉर्मल बता देता हूँ, ये सब पठार किसके भाग हैं? तेलंगाना का पठार है, ठीक है। दंडकारण्य का पठार है, दंडकारण्य का पठार कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। दंडकारण्य का पठार उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। रांची का पठार, ये देखिए आप, रांची का पठार, ठीक है, इसी का भाग है। रांची का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। आप बताएंगे सर छोटे नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? छोटे नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सर ये भी मुख्य रूप से कहाँ है? झारखंड में स्थित है। मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है।
तो यही मेघालय का पठार, मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार भी दक्कन के प्रायद्वीप पठार का भाग है। मेघालय का पठार ये भी ठीक है, मेघालय का पठार भी इसी का भाग है। ठीक है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड यानी यूपी और एमपी में स्थित है। बघेलखंड, बघेलखंड यूपी प्लस एमपी में, ठीक है, यूपी प्लस एमपी में। ठीक है, ये सब भारत में जो पठारी भाग आपको दिख रहे हैं ये सब किसके भाग हैं? ये सारे पठारों की मैं अगर बात करूं ये सब किसके भाग हैं तो आप बताएंगे सर ये जब जितने भी पठार मैंने लिखे हैं ये जो पठारी भाग दिख रहे हैं आपको, ये जो पूरा दिख रहे हैं ये सब पठारी भाग किसके दिख रहे हैं? दक्कन के पठार के भाग हैं। किसके भाग हैं? दक्कन के पठार के भाग हैं। तो आप विस्तार बताएंगे, संरचनात्मक दृष्टि से आप बताएंगे वास्तव में ये सब पठार किसके भाग है? दक्कन के पठार के भाग है। तो विस्तार में आप बताएंगे कि किसका विस्तार है? तो आप बताएंगे दक्कन के पठार का, संरचनात्मक दृष्टि से दक्कन के पठार का भाग है। और भारत में दक्षिणी भाग में जितने भी ये पठार दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी पठार दिख रहे हैं ये सब किसके भाग हैं? दक्कन के पठार के भाग हैं। ठीक है, शर्त ये कि दक्कन का पठार निकला, लावा क्षेत्र फैल गया, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते। ठीक है, तो इनके अलग अलग नाम हो गए, धारवाड़ का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य का पठार, रांची का पठार, छोटे नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, काठियावाड़, ये सब किसके भाग हैं? इन सब के बाप कौन है? दक्कन का पठार है। बात समझ पा रहे हैं? ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन के पठार के बेटे हैं और इनके छोटे उपभाग हैं वो दक्कन के पठार के क्या हो गए? पोते हो गए। बात समझ पा रहे हैं? ये बात है। तो ये सिस्टम है, आप बता देंगे कि संरचनात्मक दृष्टि से वास्तव में जो हमारा हाड़ौती का पठार है वो किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। उम्मीद करता हूँ और भारतीय ज्योग्राफी में इस बात को मैं डिटेल से समझाऊंगा कि कौन से पठार किस विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। बात समझ पा रहे हैं? तो हर पठार की हम बात करेंगे। जैसे छोटे नागपुर का पठार है, भारत में खनिजों का अजायब घर कहलाता है, ये बात करेंगे। रांची के पठार की बात करेंगे। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? रांची का पठार ये भी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। दंडकारण्य के पठारों की बात करूंगा मैं, काली घाटी का पठार, ये सब बात करेंगे। तेलंगाना की जितनी बात है यहाँ नॉर्मल समझाया है मैंने कि वास्तव में हाड़ौती का पठार किसका भाग है। तो अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगले वाले पॉइंटों की ओर चलें तो देखिए 3-4 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। तो अगले पॉइंटों में चलें तो देखिए ये आपके सामने है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण किसका वर्गीकरण? देखिए आप किसके वर्गीकरण की बात हो रही है तो आप बताएंगे सर किसका वर्गीकरण हो रहा है? तो हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का वर्गीकरण किया है 2 भागों में, मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है। तो ये 2 भागों में जब किया गया है, इसके 2 भाग कौन कौन से किए हैं? एक तो इसका किया गया विंध्यन, ठीक है, विभिन्न श्रेणी की बात करूं, ठीक है, विंध्यन कगार, ठीक है, एक किया गया दक्कन ड्रेप्स, ठीक है, दक्कन ड्रेप्स और दक्कन पठार, ठीक है, दक्कन पठार विभिन्न कगार भूमि। ठीक है, ये भाग, इसके 2 भाग किए गए, विभिन्न कगार भूमि और दक्कन ड्रेप्स है। ठीक है, अब इसमें आप दो भाग हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूँ। अब विशेषताओं में चले, देखिए आप, ये अवसादी चट्टान का भाग है, इसमें अवसादी चट्टान पाई जाती है। ठीक है, जब इसमें अवसादी चट्टान पाई जाती है इसका मतलब इसमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाता है। बात समझ पा रहे हैं? इसमें जीवाश्म पाया जाता है, उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, और इसमें कातले, पट्टियाँ, ठीक है, क्वार्ट जाइट प्रकार की चट्टानें मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये विंध्याचल के किनारे की
भूमि है, विंध्याचल के किनारे की भूमि है, ठीक है, विंध्यकरणी। और ये देखिए इसे बेसाल्ट, बेसाल्ट, इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टानें मतलब लावा निर्मित चट्टान, लावा निर्मित चट्टान पाई जाती है। इसमें लावा निर्मित चट्टान पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्रेनाइट पाया जाता है। ग्रेनाइट चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती है, ग्रेनाइट पाई जाती है, ठीक है। ग्रेनाइट यानी बेसाल्ट चट्टानें सर्वाधिक पाई जाती है, जिससे कालीन मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण यहाँ होता है, मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और यहाँ पर कपास की कृषि होती है, कपास की कृषि काली मिट्टी में की जाती है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें जीवाश्म का अवशेष नहीं पाया जाता, जीवाश्म का अवशेष नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सर दक्कन ड्रेप्स यानी बेसाल्ट पठार, दक्कन ड्रेप्स और एक विंध्य कगार भूमि, इसे दो भागों में बांटा गया है। तो इसे दो पार्ट किए गए हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, इसके दो भाग किए गए हैं। देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ये जो क्षेत्र है, ये देखिए आप, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ऊपर वाले भाग को देखिए आप, ऊपर वाले भाग को मैं बात करूं, ऊपर वाले भाग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। ऊपर वाले भाग को तो मैंने, ये देखिए ए, और ये क्या है, बी है। तो ये दक्कन का जो पठार, ये पठार है हाड़ौती का पठार, इसके उत्तरी वाले भाग को तो हम कहेंगे ए, जिसे हम कहेंगे विंध्यन कगार भूमि। नंबर 2 जो ड्रेप्स यानी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, उसका नाम मैंने दिया बी। तो ध्यान रखेंगे इसके दो भाग के, उत्तरी भाग में विंध्यन कगार भूमि है, यानी विंध्याचल पर्वतमाला के किनारे की भूमि है, ठीक है। इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती है, परतदार चट्टानें पाई जाती है, जीवाश्म का अवशेष पाए जाते हैं, कातली पट्टे कवाडजाइट पाई जाती है, विंध्याचल के किनारे की भूमि है। इसमें इसका विपरीत काम है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, लावा निर्मित ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। कहने का मतलब काली मिट्टी का निर्माण यहीं होता है, कपास की कृषि और जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये बात दक्कन ड्रेप्स पठारों की बात करेंगे तो ये इसके दो पार्टीशन किए गए हैं, बात समझ पा रहे हैं, इसके दो पार्टीशन किए गए हैं। तो यहाँ से आप समझ पाए होंगे कि इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। और यहाँ मानचित्र में मैंने बता दिया कि उत्तरी वाले भाग ये इसमें, ठीक है, विभिन्न श्रेणी के भाग इसमें पाए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ, तो देखिए आप, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ये देखिए आप, मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया भी था, ये देखिए आप, यानी बेंगू से लेकर सासाराम बिहार तक, बेंगू से लेकर सासाराम बिहार तक विंध्याचल के किनारे की भूमि पाई जाती है। विंध्याचल, बेंगू से लेकर सासाराम बिहार तक ये जो पर्वतमाला है, बेंगू से लेकर सासाराम बिहार तक ये जो भाग है, ठीक है, ये क्या है, विंध्याचल के किनारे की भूमि, यानी विंध्याचल पर्वतमाला यहाँ पर है, उसके किनारे की भूमि को बोलते हैं विंध्याचल किनारे की भूमि। ये देखिए बेंगू से लेकर सासाराम बिहार तक है, तो ये बात है। अब ये नीचे बच गया बेसाल्ट चट्टान का भाग, वो है, ठीक है। तो उसकी विशेषता मैंने बता दी, इसकी विशेषता मैंने बता दी है। तो हम आगे चलते हैं, इनके वर्गीकरण के क्षेत्र में आगे चलते हैं। देखिए आप, वर्गीकरण हमने किया, कितने भाग किए हमने, दो भाग बताए हैं वर्गीकरण में, और दोनों भागों को आप ध्यान से देखिए। मैंने दो कौन कौन से भाग बताए हैं वो देखिए आप। एक भाग तो मैंने बताया विंध्यन कगार भूमि, यही बताया। वो एक बताया दक्कन ड्रेप्स, ड्रेप्स पठार या पठार, ठीक, दक्कन ड्रेप्स जिसमें दक्कन बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब आप बताएंगे सर ये दो भाग हमने कर लिए, इनकी विशेषताओं की बात भी हमने कर ली, क्या क्या विशेषता है। तो अब इसमें थोड़ी सी और बातें करते हैं। देखिए अब एक बात ध्यान रखेंगे, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है, इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। एक तो क्या बांटा गया, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, एक नदी निर्मित मैदान, नदियों द्वारा निर्मित मैदान, बात समझ पा रहे हैं। एक इसको बांटा गया शाहबाद उच्च भूमि, ये देखिए आप,
शाहाबाद उच्च 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया, डग गंगधर प्रदेश और एक झालावाड़ का पठार। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। इसको 3 भागों में बांटा गया, उसको 2 भागों में बांटा गया। अब ध्यान रखेंगे इसको 3 भागों में कैसे बांटा गया। देखिए आप, इसके 3 भाग में बात कर लेता हूँ। ये देखिए आप, इसके 3 भाग कौन कौन से। एक तो बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। ये सब राजस्थान में सबसे ज़्यादा अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ देखने को मिलती है, बूंदी। एक कोटा की पहाड़ियाँ, कोटा की कांडला पहाड़ियाँ, बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, कोटा की कांडला पहाड़ियाँ। ठीक है, ठीक है। 12 जिले की रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, कोटा की कांडला पहाड़ियाँ और 12 की कौन सी पहाड़ियाँ हैं, 12 की पहाड़ी कौन सी, रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। और मुकुंदरा हिल्स, कोटा झालावाड़ में, झालावाड़ और कोटा की मुकुंदरा हिल्स। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, इनमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियों का ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, बूंदी जिले में। आप इतना ही ध्यान रखेंगे, अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी में। लेकिन ये पहाड़ियों का बूंदी की पहाड़ी, कोटा की पहाड़ी, 12 की पहाड़ी और झालावाड़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पहाड़ियाँ बांटी। नदी निर्मित मैदान यानी चंबल नदी के सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो आप बताएंगे विभिन्न कगार भूमि में जो नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है वो चंबल नदियों के द्वारा, सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। और ये मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, शाहाबाद उच्च भूमि, ये एक उठी हुई भूमि है, उठी हुई भूमि है। तो इस उच्च भूमि का औसत ऊंचाई आप ध्यान रखेंगे, शाहाबाद उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है औसत ऊंचाई। ठीक है, औसत ऊंचाई आप ध्यान रखेंगे कितनी, इसकी शाहाबाद उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर है। कितनी है, 450 मीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके गंगधर प्रदेश की औसत ऊंचाई, ये भी एक क्या है, उच्च भूमि है। ठीक है, उच्च भूमि है, इसकी औसत ऊंचाई ध्यान रखेंगे। पूछ लेते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो मैं बता देता हूँ इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, औसत ऊंचाई इसकी 350 मीटर है। ठीक है, 350 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ये ध्यान रखेंगे। झालावाड़ का पठार ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, बेसाल्ट चट्टानें बनी हुई। या मिट्टी कैसी है, काली मिट्टी है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे झालावाड़ का पठार कहाँ स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे झालावाड़ के पठार में कि बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है सर। ठीक है, डग गंगधर प्रदेश ये उच्च भूमि है जो 350 मीटर ऊंची है औसत ऊंचाई। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे। शाहाबाद की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आप बताएंगे 450 है। ठीक है, यहाँ से औसत ऊंचाई पूछेंगे आपको। शाहाबाद भूमि कहाँ स्थित है, ये 12 में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो 12 में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर ये झालावाड़ में स्थित है। तो देखिए, प्रत्येक का मैंने बता दिया, झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, गंगधर प्रदेश झालावाड़ में, शाहाबाद कहाँ है, 12 में स्थित। इसकी औसत ऊंचाई पूछेंगे आपको, इसकी औसत ऊंचाई पूछेंगे। वो कहाँ स्थित है, तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित काली मिट्टी स्थित है, कपास के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, झालावाड़ में। ठीक है, नदी द्वारा निर्मित मैदान कहाँ स्थित है, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। चंबल नदियों की, सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अर्धचंद्राकार की पहाड़ियों का ज़्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, तो मैंने बता दिया। अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ स्थित है, बूंदी जिले में। बूंदी की पहाड़ियाँ इसी क्षेत्र में आएंगी। ठीक है, कोटा की पहाड़ियाँ, कोटा की कौन सी पहाड़ियाँ, कांडला पहाड़ी। 12 की कौन सी पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। झालावाड़ की कौन सी पहाड़ी, मुकुंदरा हिल्स। अब ये कुछ पहाड़ियाँ यहाँ से प्रसिद्ध है, उनकी मैं बातें बता देता हूँ। तो यहाँ से कुछ पहाड़ियाँ मोस्ट है, वो देख लीजिए आप। बाकी ये डायग्राम आपको समझ पाएंगे, देख लीजिए आप पूरे डायग्राम को। देखिए आप,
ये डायग्राम विंध्य कगार भूमि की विशेषता मैंने बताई, दक्कन की विशेषता मैंने बताई, इनकी पार्टीशन मैंने बता दी है, तो ये पार्टीशन ध्यान रखेंगे। अब इन पहाड़ियों से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों की मैं बात करता हूँ। इस पहाड़ियों से क्या क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए आप, बात समझ पा रहे हैं। ये बाकी तो मैंने बता दिया, औसत ऊंचाई कितनी है क्या है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, ये पहाड़ियों से क्या क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए आप। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं। तो इस पहाड़ियों का वर्गीकरण की मैं बात करता हूँ। देखिए आगे वर्गीकरण यानी पहाड़ियों की मैं बात करता हूँ। पहाड़ियों की जब मैं बात करूं तो नंबर 1 पहाड़ी कौन सी थी वो देख लीजिए आप। जब मैं पहाड़ियों की बात करता हूं तो नंबर 1 कौन सी पहाड़ी थी, तो आप बताएंगे सर नंबर 1 जो पहाड़ी थी वो कौन सी थी, बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ी थी। बूंदी की अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ, बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। राजस्थान में सबसे ज़्यादा अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ स्थित है, बूंदी की, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आप ध्यान रखेंगे, बस कहाँ ध्यान रखें, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे सर इसकी सबसे ऊंची चोटी सतूर है। कौन सी है, सतूर है। बात समझ पा रहे हैं। सब 353 मीटर ऊंची चोटी है, सतूर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बूंदी में अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, बूंदी की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी आप ध्यान रखेंगे और कोई भी ध्यान नहीं रखेंगे। हाँ इतना अगर मैं बात बता दूं कि जो दर्रे हैं इस अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में, मैंने दर्रे आपको बता दिए हैं। जब अरावली पढ़ी थी मैंने वहाँ बताए थे कौन कौन से दर्रे बताए थे। जेतारू, इसमें जेतारू दर्रा है, खटखट दर्रा है, खटखट दर्रा है, ये आप ध्यान रखेंगे। जेतारू, खटखट, लाखेरी और राजगढ़, ये दर्रे कहाँ स्थित हैं, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में स्थित ये दर्रे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने दूसरी जो चोटी बताई, पहाड़ी बताई थी, वो कौन सी पहाड़ी थी, कांडला, कांडला पहाड़ियाँ। ये कांडला पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। कांडला की पहाड़ियाँ कोटा में स्थित है, बस इतना ध्यान रखेंगे। तीसरी बात मैं की थी, 12 की बात की थी, तीसरी कांडला की बात कर ली मैंने, ठीक है। और 12 की पहाड़ियों की ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामगढ़, रामगढ़ पहाड़ियों की मैं बात करूं तो रामगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ थी सर, 12 में थी। ये थोड़ी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। ये उल्का, उल्का पिंड गिरने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ उल्का पिंड गिरा था उसलिए क्या है, प्रसिद्ध है। उल्का पिंड गिरने वाली पहाड़ियों, कौन सी पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो 12 की रामगढ़ की पहाड़ियाँ उल्का पिंड गिरने के लिए प्रसिद्ध है। उल्का पिंड गिरने के कारण इसे भारत का, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज घोषित किया गया है। हेरिटेज घोषित किया गया है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज घोषित किया गया है इन पहाड़ियों को। ये आप ध्यान रखेंगे, उल्का पिंड के लिए प्रसिद्ध है, इतना ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। कांडला की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कोटा में। अर्धचंद्राकार पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है मैंने बता दी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप बताएंगे सर लास्ट में जो पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ियाँ बच गई, कौन सी, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ हैं। मुकुंदरा हिल्स की बात करूं तो मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियाँ हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ी मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, कोटा और झालावाड़ में स्थित है। कोटा प्लस झालावाड़ में स्थित है, कोटा और झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। कोटा और झालावाड़ में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो दो बातें आप ध्यान रखेंगे। मुकुंदरा हिल्स में, मुकुंदरा हिल्स तो 9 जनवरी 2012 को यह मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान, इन पहाड़ियों में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो 9 जनवरी 2012 को किया गया था। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। और कब घोषित किया गया था, उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, उसका पहले नाम था दर्रा अभयारण्य था वो, लेकिन उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो आप बताएंगे सर 2012 में उसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राजस्थान में बाघ परियोजना कितनी है, टोटल 3 है। एक बाघ परियोजना कहाँ है, प्रथम बाघ परियोजना कहाँ है, रणथंभौर। दूसरी बाघ परियोजना कहाँ है, अलवर में। 73-74 की मैं अगर बात करूं तो रणथंभौर की पहली परियोजना है बाघ परियोजना। फिर 78 की बात करूं तो वो कहाँ से, सरिस्का अलवर में, ठीक है। 2 बाघ परियोजना। और तीसरी जो राजस्थान की बाघ परियोजना यहाँ स्थापित की गई है वो कब की गई थी, 10 अप्रैल 2013 में। राजस्थान की तीसरी
राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना स्थापित की गई है। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, तो आप बताएंगे राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना कहाँ स्थापित, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों में की गई है। बात समझ पा रहे हैं, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों में राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मुकुंदरा हिल्स में राष्ट्रीय उद्यान दर्जा दिया गया, कब दिया गया ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये 4 पहाड़ियाँ ये प्रसिद्ध है। इनमें से आप एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो देखिए, मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं, मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप ध्यान रखेंगे मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतुर, वहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ चांदवाड़ी है। कौन सी है, चांदवाड़ी है। मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदवाड़ी है। 513, ये ध्यान रखेंगे कितना मीटर है, 513 मीटर है। ये है मुकुंदरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदवाड़ी है। और चांदवाड़ी जो चोटी है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, या पूर्वी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चांदवाड़ी है, या चंदवाड़ी भी आता है। ठीक है, चांदवाड़ी या चंदवाड़ी। और मुकुंदरा हिल्स की कौन सी पहाड़ियों में पड़ती है, मुकुंदरा हिल्स में पड़ती है। जबकि बूंदी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतुर है। तो देखिए, आपको मुख्य रूप से बूंदी की पहाड़ी ध्यान रखनी है एक तो, ठीक है, और एक मुकुंदरा हिल्स ध्यान रखना है। इसके अलावा रामगढ़ की पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। मैंने 3 बाघ परियोजना बताई, वो ध्यान रखनी है। तीसरी बाघ परियोजना कहाँ स्थापित की, मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियों में स्थापित की, ये ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे। इसके बाद में ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट थे। देखिए, हमने क्या क्या पॉइंट क्लियर किए हैं। हम पढ़ रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उपनाम की मैंने बात की, उत्पत्ति की मैंने बात की, किस किसकी उत्पत्ति हुई। फिर मैंने बात की भाग की, मैंने बात की, भाग में मैंने बताया प्रत्यक्ष किसका भाग है, अप्रत्यक्ष किसका भाग है। फिर हमने बात की विस्तार की, कि ये किसके विस्तार, संरचनात्मक दृष्टि से किसका विस्तार है, तो आप बताएंगे दक्कन के पठार का भाग है। दक्कन के पठार को प्रायद्वीप पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पठार है, विश्व का सबसे प्रायद्वीप पठार है, विश्व का सबसे बड़ा, ये लंबा है, और विश्व का सबसे बड़ा पूछे तो आपका पठार है। ये बात भी मैंने क्लियर की है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने वर्गीकरण किया है, विभिन्न कगार भूमि और दक्कन ड्रेप्स पठार, ये बात की है। दोनों की विशेषताओं की मैंने बात की है, किसमें जीवाश्म पाया जाता है, किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, किसमें किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, विशेषताओं की मैंने बात की। फिर इसमें दोनों की क्या किया, इसके भाग 3 है, इसके 2 भाग बताए मैंने। फिर इनमें से प्रसिद्ध कौन है, पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो पहाड़ियों की ओर चलें, तो मैंने पहाड़ियों की बात की। तो ये था राजस्थान के भौतिक स्वरूप, 4 भौतिक स्वरूप थे। सबसे पहले हमने अध्ययन किया था अरावली का, फिर मरुस्थल का, फिर पूर्वी मैदानी भाग का, और ये लास्ट भाग था जिसका हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूप हैं। और अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और राजस्थान की नदियाँ स्टार्ट करेंगे, तो आप ध्यान से बने रहिए। ठीक है।